हेलो व्हाट्सअप आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जेनेटिक्स चल रहा था। आज हम जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है ये 2026 में आ चुका है। आइए देखते हैं क्या है। संतोष loved his garden, especially his pea plant. One year he noticed that all the pea plant he grew from one batch of seeds had round seeds. क्यों, चलो इतना समझाती हूँ। देखो, संतोष ने क्या है, अपने गार्डन में पी प्लांट देखा। उसने देखा एक साल बाद उसे सारे राउंड सीड के पी प्लांट मिले। Curious, he took the seeds from one of those plants and grew a new generation. इन्हीं राउंड सीड्स को लिया, इनका क्रॉस करवाया आपस में और एक नई जनरेशन बनाई। To his surprise, 75% of the new plants had round seed. 75% तो राउंड सीड है, but 25% had a wrinkled seed. तो आपको क्या लग रहा है, ये तो सिंपल एक क्रॉस नहीं दे रहे कि भाई इसमें कैरेक्टर ले लिया सीड का, शेप और ट्रेट दो है, हमें पता राउंड और रिंकल्ड, दो ट्रेट ले रखा है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सिंपल सा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What were the genotype of the parent that संतोष originally planted? तो संतोष ने जो ये बाद में प्लांट लिया और फिर आपस में उसको क्रॉस करवाया, जिससे 75% राउंड सीड मिला और 25% रिंकल सीड, उसने क्या लिया था, उसका जीनोटाइप क्या था। तो फिर आप खुद सोचे बिना आंसर देखें क्या होगा। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद है तो सिंपल, पहले तो क्योंकि उसके एक साल बाद सारे राउंड सीड थे तो पहले तो प्योर होगा, प्योर पेरेंट था। फिर उनका बच्चा ऐसा हुआ होगा हेट्रोजाइगस, फिर दो हेट्रोजाइगस का क्रॉस करवाया होगा तो एक ये कॉम्बिनेशन था, एक ये कॉम्बिनेशन था और एक ये कॉम्बिनेशन था। तो उसने बोला कि संतोष ने कौन सा प्लांट लिया, तो उसने तो ये लिया ना, तो आएगा द पेरेंट प्लांट वर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर द सीड शेप। ठीक है, अब इनका आपस में जो क्रॉस करवाते हैं वो जो बनाएगा वो तो देखो F2 ही है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। आप कहेंगे पेरेंट तो ये है, ये तो F1 है और ये फिर F2, ये कैसे हो रहा है। देखो, अब जब F1 का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो F2 के लिए पेरेंट क्या होगा, जो F1 है वो ही तो पेरेंट बनेगा ना। आया समझ में। तो फिर ये इसलिए यहाँ पे बोला है कि संतोष ने कौन सा लिया था, तो उसने तो हेट्रोजाइगस वाला लिया था। अब नेक्स्ट आ गया, विच ट्रेट इज डोमिनेंट, राउंड सीड और रिंकल सीड। ऑब्वियसली राउंड सीड, हमें पता है राउंड सीड इज द डोमिनेंट ट्रेट एज दे अपीयर 75% ऑफ द F2 जनरेशन। व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द राउंड जनरेशन F2 प्लांट। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, मतलब F1 जो थे जो कि F2 के लिए पेरेंट बन गए, उनका आपस में क्रॉस करवाया तो क्या जीनोटाइपिक रेशियो तो भाई सेम ही रहेगा, 1:2:1। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, आप पूरा मेंशन करेंगे कि भैया 1 जो है R कैपिटल R ये होमोजाइगस है, राउंड 1 रेशियो में आ रहा है, 2 रेशियो में हेट्रोजाइगस राउंड आ रहा है, 1 रेशियो में होमोजाइगस रिंकल्ड आ रहा है। तो 25% आ गया ना आउट ऑफ 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A farmer cultivates a unique species of a tomato plant. The two traits selected for breeding were color of the fruit and height of the plant. देखो उसने दो ट्रेट लिए हैं, एक तो कलर और दूसरा हाइट। That means it is a dihybrid cross. The farmer initially crosses a homozygous tall pea plant bearing रेड फ्रूट। देखो टॉल को कैपिटल टी और रेड को कैपिटल आर, दोनों डोमिनेंट है, दोनों प्योर होमोजाइगस है, विद अ ड्वार्फ प्लांट बियरिंग येलो फ्रूट, स्मॉल टी स्मॉल आर, एंड द जीनोटाइप ऑफ ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ द F1 जनरेशन वाज दिस। नेक्स्ट ही क्रॉसेस 2 F1 जनरेशन प्लांट्स। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस ही है, रेशियोज वही सेम रहेंगे, बस पूछने का तरीका अलग रहता है। अब फर्स्ट
पूछो, फर्स्ट देखो क्या पूछा है, एक्सप्लेन द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द F1 जनरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनिशियल क्रॉस। तो भैया उसने पहले ही बोल दिया है कि जब इन दोनों का प्योर का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो सारी ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप ये है। तो जब सारों का ये है, पहले तो बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप देख के वी कैन प्रिडिक्ट फिनोटाइप। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी विल डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, तो टॉल हो जाएगा, ठीक है। और रेड इज डोमिनेंट ओवर येलो, तो रेड होगा। तो सारे ही प्लांट क्या होंगे, टॉल और रेड। All the F1 generation plant have the genotype capital T small r, which means all are tall plants with red fruits. अब mention the phenotypic ratio of the F1 F2 generation offspring. अब phenotypic ratio देखो हमें तो पता है 9:3:3:1 ही रहेगा, बट इसमें 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 1 क्या है। देखो इसको करने के लिए ना बहुत सिंपल है, जो 9 वाला जो होगा ना वो डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट हमारे पास दो है, एक तो टॉल है और एक रेड है। तो 9 वाला तो एक तो टॉल होगा एंड रेड वाला होगा, ठीक है। और जो 1 वाला होगा वो प्योरली रिसेसिव होगा। रिसेसिव कौन सा है, ड्वार्फ और येलो। तो 1 वाला तो ड्वार्फ एंड येलो। अब ये 3-3 के कॉम्बिनेशन आप कुछ भी बना सकते हो, एक टॉल दूसरा ड्वार्फ, मींस टॉल ले लिया एक तो इसका ड्वार्फ ले लो एंड येलो। तो अब यहाँ पे ड्वार्फ ले लिया तो उसका डोमिनेंट वाला ले लो एंड रेड। समझ गए। 9 वाला डोमिनेंट वाला होगा, दोनों ही डोमिनेंट होंगे। 1 वाला दोनों ही रिसेसिव होगा। इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब अगर कोई भी आपको दे दे, कोई और ट्रेट दे दे, मान लो एक्सियल टर्मिनल, कुछ और भी दे दे, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, रेशियो तो सेम रहेगा, पर आप ये बना सकते हैं ना कि 9 कौन सा, 1 कौन सा, 3 कौन सा, 3 कौन सा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द शेप ऑफ सीड्स ऑफ गार्डन पी। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखो कौन सा कैरेक्टर लिया है, शेप ऑफ सीड्स। हमें पता दो होते हैं, एक तो राउंड दूसरा रिंकल्ड, उसने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। बट हमें वैसे भी याद, वो चार्ट याद होना चाहिए 7 कैरेक्टर्स का और 14 ट्रेड्स का। तो पेरेंट क्या है, एक राउंड एक रिंकल्ड, मींस कैपिटल आर होगा और स्मॉल आर। इनका पहली बात तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इनका जो F1 बनता है वो ये है। अगर हम इसका दोबारा से इससे करवा दे तो फिर ये बनता है, मींस 3 राउंड बनते हैं, एक रिंकल्ड बनता है। तो अब क्वेश्चन देखो, विच इज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील ऑफ द ट्रेट। हमें पता है भाई कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है। कैपिटल आर विच इज अ राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर विच इज अ रिसेसिव एलील। What does the ratio 3:1 in the F2 generation represent? ये 3:1 क्या है, तो देखिए 3 राउंड है 1 रिंकल्ड है, तो ये 3 राउंड 1 रिंकल्ड क्या होता है, फिनोटाइप। तो ये क्या है, 3:1 in the F2 generation represent the phenotypic ratio where 3 represent round and 1 represent wrinkled. अच्छा, C part state Mendel's law of dominance, ये तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, लास्ट में ऐसे लॉ भी पूछ लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी लॉ पूछा था। आप एक चीज ध्यान रखना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ना 2 लॉ तो लगने ही लगने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक नया लॉ और आ जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस था जो पीछे हमने किया था, उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट पूछी थी। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछ रही है, ठीक है। तीनों लॉज भी लर्न होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावर variety of pea plant capital R is crossed with a pure breeding white flower variety of a pea plant small r. Draw a Punnett square to find out the genotypic and phenotypic ratio of the progeny belong to F2 generation. तो रेड और व्हाइट लिया, दैट मीन्स इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। हमें प्यूनेट स्क्वायर की मदद से पूरा F2 जनरेशन तक क्रॉस बनाना है। तो ऐसे बनेगा
पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न इसको ही फॉलो करना। पहले पेरेंट का फिनोटाइप लिखेंगे जो कि होमोजाइगस रेड फ्लावर और होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है ना। तो पहले फिनोटाइप फिर जीनोटाइप लिखेंगे। फिर गैमीट बनाते समय कुछ नहीं, आपको अलग करना है सबको। फिर F1 जनरेशन हमें पता है, ऐसे अगर क्रॉस भी बनाएंगे तो 4 कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। रेड फ्लावर ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जरूर लिखना है कि भाई F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा, सारे ही रेड फ्लावर होंगे। फिर आपने इन्हीं 4 में से कोई 2 लेने, उनका आपस में क्रॉस करवाना है। सेम पैटर्न, पहले फिनोटाइप फिर जीनोटाइप फिर गैमीट। फिनोटाइप हेट्रोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर क्रॉस विद हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर। जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर गैमीट बनाते समय अलग कर दिया, प्यूनेट स्क्वायर किया, इन्हीं गैमीट्स को यहाँ अरेंज कर दिया मेल और फीमेल लिख के। फिर क्रॉस किया आपस में इनका, इसका और इसका। फिर फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया, जिसमें से 3 रेड है 1 वाइट है। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, जिसको प्रॉपर लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं था कि भाई 1 होमोजाइगस रेड होगा, 2 हेट्रोजाइगस रेड होगा और 1 होमोजाइगस वाइट होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा सिंपल था कि उसने बोला कि पी प्लांट है। अगर मैं यहाँ पर पी प्लांट ना लिख के स्नैपड्रैगन लिख देती, फिर क्या होता? क्या रेशियो सेम रहता? सोचे नहीं, फिर रेशियो 1:2:1 बन जाता और ये रेड की जगह पिंक फ्लावर बन जाता। तो याद कीजिए, वो फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस बन जाता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के मैंने बोला था एग्जाम्पल याद रखने, स्नैपड्रैगन, 4 o'clock, मिराबिलस, जलवा, वो सब ये सब याद होने चाहिए। यहाँ पर पी प्लांट था तो इसलिए हमने रेशियो 3:1 और 1:2:1। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कोई फ्लावर दे देते तो फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेशियो आने थे, जो कि दोनों ही 1:2:1 थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इन अ होमोजाइगस pea plant axial flower are dominant over terminal flower। कैपिटल है स्मॉल ए ले दे रखा है। तो ये कौन सा क्रॉस हुआ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वही देखा, पूछने का तरीका अलग होता है, पूछते वही मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस है। What is the phenotype and genotype of a F1 generation if a plant bearing pure axial flower is crossed with a pure terminal flower? वो ही सेम एज ऑल प्लांट्स हैं, जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है, तो सारे ही क्या होंगे? एक्सियल फ्लावर होंगे। ड्रॉ प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड टू शो द गैमीट एंड ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट प्लांट आर हेट्रोजाइगस। वही कैपिटल है स्मॉल है, अगर आपस में क्रॉस करेगा, अभी पीछे करके आए हैं, तो इनकी गैमीट जो बनेंगी उनका प्यूनेट स्क्वायर बनाना होगा, तो वो बना देना। फिर उसके बेस पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो लिखना होगा, पीछे किया था 3:1 होगा, 3 एक्सियल होगा, 1 टर्मिनल होगा, 1:2:1 होगा, 1 कैपिटल ए होगा, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए और 1 स्मॉल ए होगा। स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखा सेम है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब ये वाला सुनो, नेम 2 जेनेटिक डिसऑर्डर कॉमनली सीन इन ह्यूमन में। कौन से 2 जेनेटिक डिसऑर्डर है? भैया हमारे सिलेबस में तो 2 ही थे, कलर ब्लाइंडनेस और एक और कौन सा था? हेमोफीलिया। बस यही लिख दो, ठीक है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस होगी, ऑब्जेक्टिव की करते हैं। कुछ एमसीक्यू करते हैं जो पेपर में आ चुके हैं। द टाइप ऑफ, ये बहुत बार आ चुका है पेपर में। The type of a gene which in the presence of a contrasting allele is not expressed। जब भी कोई contrasting allele, for example कैपिटल R स्मॉल r रख लेते हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। होमो, हेट्रो, डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑब्वियसली रिसेसिव। फिर नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, जीन, सेंट्रोसोम, जीन्स। The genotype of a person who cannot roll his tongue is, ये याद रखना है, स्मॉल आर रिसेसिव वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, ये इम्पॉर्टेंट है, मीन्स ये अलग क्वेश्चन है, 2025 में आ चुका है ये क्वेश्चन।
A scientist conducted a genetic experiment on mice. He cut the tail of all the mice and made them reproduce. What will be the phenotype of the offspring? उसने क्या है, एक साइंटिस्ट ने चूहे लिए, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया, चूहों की पूंछ काट दी और उनको आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, तो जो उनके बच्चे होंगे उनका फिनोटाइप क्या होगा? ए, ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी टेललेस, सभी की पूंछ नहीं होगी। बी, देयर विल बी मिक्स ऑफ टेल्ड एंड टेललेस ऑफस्प्रिंग, कुछ टेल्ड होंगे कुछ टेललेस होंगे। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स हैव टेल, सबके पास टेल होगी। दी, टेल ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम पहचान ही नहीं सकते भाई टेल होगी या नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑल द ऑफस्प्रिंग हैव टेल्स। व्हाई? बिकॉज देखो हम जो उसकी पूंछ काट रहे हैं ना, इससे हम इसके फिजिकली हम उसको कर रहे हैं, बट हम उसके जीन्स को नहीं अफेक्ट कर रहे। जब तक हम उसके जीन्स को नहीं अफेक्ट करेंगे वो आके इनहेरिट करेगा ही नहीं, समझे? हमने उसका सिर्फ फिजिकली हार्म किया, हमने उसके जीन्स को अफेक्ट नहीं किया। तो जीन्स जब तक अफेक्ट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, उसके बच्चों की टेल होगी ही होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेम द फॉलोइंग। अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट, जिसमें ब्लड क्लॉट ही नहीं होता, वो कौन सा होता था बीमारी? हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हो गया अ सर्टेन इनहेरिटेंस चेंज इन वन और मोर जीन, म्यूटेशन। जहाँ पर भी ऐसे आते हैं ना वर्ड, सर्टेन चेंज, म्यूटेशन ही होता है। द सप्रेस्ड एलील ऑफ अ जीन, रिसेसिव एलील। ये तो इजी थे। अब ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, मे भी पता नहीं कौन से 2016-17 में भी इनमें आया था। Given below are a group of terms. In each group, the first pair indicate the relationship between the two terms. Rewrite and complete the second pair on a similar basis. ये क्वेश्चन है। देखो एक पेयर है, वैसा ही दूसरा पेयर होना चाहिए, वो ही सिमिलैरिटी, मतलब एक तरह का पैटर्न होगा। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा? हेटेरोजाइगस। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और एक दो टाइप के और क्वेश्चन है जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, पर वो पेपर में मैंने जितना पेपर ऑब्जर्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो नहीं आए हैं वो, बट फिर भी वो पेपर किसी और चैप्टर के लिए आ सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। चूज द ऑड वन आउट एंड नेम द अदर कैटेगरी ऑफ द रिमेनिंग। देखो इसमें से आपको 4 या 5 ऑप्शन देते हैं, जिसमें से एक ऑड वाला होता है, बाकी सारी कैटेगरी एक टाइप की होती है, वो हमें लिखना है। पहले तो ऑड वन वाला लिखना है, फिर अदर कैटेगरी के भी नेम लिखने हैं। तो देखिए पहला है हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कौन सा ऑड वन वाला? ऑब्वियसली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे? पहले तो हेडिंग देंगे ऑड वन और यहाँ पे लिख देंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर आप एक और हेडिंग देंगे अदर कैटेगरी, क्योंकि बाकी तीनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वो क्या है? ये तीनों ही एक्स लिंक्ड ट्रेट है या इनहेरिटेंस है, एक ही बात है, ट्रेट या इनहेरिटेंस। कैपिटल से लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम। कौन सा ऑड वाला है? ऑब्वियसली ऑटोसोम। तो पहले ऑड वन वाला हेडिंग डालिए, ऑड वन वाला कौन सा? ऑटोसोम लिखिए, फिर अदर कैटेगरी हेडिंग डालें। अदर कैटेगरी क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। ये सारे ही सेक्स क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है। एक और करते हैं, चलिए अब लास्ट वाला करते हैं। अरेंज द टर्म इन ईच ग्रुप इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट देम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको कुछ टर्म्स दे देंगे जिसमें से एक अंडरलाइन होगी,
वहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है और एक सीक्वेंस बनाना, मीन्स पेरेंट तो फर्स्ट होएगा, तो स्टार्टिंग से लिखेंगे, पेरेंट आएगा, पेरेंट के बाद क्या आएगा, पेरेंट का आपस में फिर होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होके फिर क्या बनता है, F1 जनरेशन, फिर F1 जनरेशन लिखेंगे, फिर F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है और क्या बनता है, F2 जनरेशन। ऐसे करके पूरा एक सीक्वेंस कंप्लीट करना है, अंडरलाइन वर्ड से स्टार्ट करना है और पूरा एक सीक्वेंस कंप्लीट करना है। अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जेनेटिक्स PDF आपको मैं भेज दूंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।